गाइस सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है और मैं अब इसे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे मैंने पहले ही चैनल में अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप उन सारे एपिसोड को देख सकते हो। गाइस ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है, ये एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आई होप ये भी आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जिनचुल के एक सीन को, जहाँ पर हंटर एसोसिएशन का एक ऑफिस था। यहाँ पर एक स्टाफ मेंबर्स आता है और वह सीसी क्लास डंजन की रेड की रिपोर्ट लेकर यहाँ पर आया हुआ था। वो यहाँ पर ऑफिसर को बताता है कि 6 लोग उस रेड में मारे गए और सिर्फ एक डी क्लास और एक ई क्लास का हंटर ही जिंदा बचकर वापस आया। जिनचुल उसे कहता है कि अच्छा तो ये दोनों भाग गए थे इसलिए बच पाए ना। जहाँ पर ये बात स्टाफ मेंबर से बताता है कि हाँ वे लोग भागे थे पर उन्होंने भागते भागते वॉश को भी हरा दिया और उन दोनों से एक सर्वाइवर उस डबल डंजन से बचकर निकला हुआ था जिसका नाम जिनवू है और 6 लोगों की मौत जिनकी हुई है उनमें से एक डॉनसुक भी था। जिनचुल यहाँ पर समझ चुका था कि ये हैरान कर देने वाली बात है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू को, जहाँ पर जिनवू अपनी सिस्टर के साथ में था। वह घर पे पहुंचता है, उसने अपने साथ खाने के लिए कुछ सामान लाए थे जिसे देखकर जिन्हा काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ तक कि उसने खाने की चीजों के साथ साथ डिनर वियर भी लाया था और जब वह उसे ले रहा होता है तब जिन्हा उससे उस डंजन के रेट के बारे में उसे सवाल करती है और ये सवाल सुनकर जिनवू को सोचकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि कैसे उसने अपने हाथों से ही इंसानों को मार दिया, वे इंसान जो कि उसके साथी थे। जब वह ये काम कर रहा था तब उसे बिल्कुल फिक्र नहीं थी, वह इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, पर अब उसे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है। अब उसके जो दुश्मन है जो मैजिक बीस्ट नहीं बल्कि इंसान बन चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू जो कैसे कि अल्कोहल को पी रहा था उसके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है कि कैसे उसकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है जिसके कारण उसे स्टेबलाइज किया जा रहा है, यानी कि अब उसके शरीर में कोई भी अल्कोहल या कोई भी शराब जैसी चीजें नहीं चढ़ेगी। और ये सारे अल्कोहल को वो अपने साथ ले जाता है, रूम में पहुंच जाता है। उसी बात पता चल चुकी थी कि दरअसल जो ये सिस्टम है उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वह अब नशे में नहीं हो पाएगा। और वहीं जब वह अपने बोर्ड्स को चेक करता है तो उसे वहां पर ये सारी चीजें पता चलती है कि कैसे उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, यानी कि उसे कोई भी जहर नहीं दिया जा सकता। और ये रिवॉर्ड उसे डबल डंजन में मिला था। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके हाथ पैर जब कट चुके थे तब इसी एबिलिटी की हेल्प से शायद उसके हाथ पैर दोबारा से रिजनरेट हुए थे, यानी कि वह रिजनरेट भी कर सकता अपने बॉडी पार्ट्स को। जिनवू जब जैसे ही सुबह होती है वह सो के उठता है, उसकी बहन जिना उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि दरअसल किसी एक लड़के ने फोन किया था तुम्हें, वो बंदा तुमसे मिलना चाहता है। और फिर जिनवा उस कैफे में जाता है जहाँ पर वह उस लड़के से मिलता है। ये दोनों मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। जिनू उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। जहाँ पर जिनू उससे कहता है कि नहीं, हाँ तुमने भी मेरा सीक्रेट बचा कर रखा इसलिए तुम्हारा भी थैंक्स। अच्छा वो तुमने उस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया। हमें पता चलता है कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चलता कि कैसे जिनू ने अकेले ही उस हंटर्स को मार दिया था तो उसके खिलाफ काफी सारी चीजें हो सकती थी। वहीं जिनू ने वो मैजिक चेन भी जिनू को दे दिया था। अब जिनू से फेयर मांगता है। वो उससे कहता है कि वो जिनवू को 19th और ग्रेड में लेके जाना चाहता है। दरअसल वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है। गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जिनमें से एक कंडीशन ये होती है कि एक हंटर को 20 रेड्स में जाना पड़ेगा और एक रेड तो अब इनकी पहले से ही हो चुकी है और उसे जिनवू को अपने साथ 19 और रेड में ले जाना है ताकि वह एक गिल्ड हंटर बन सके। तो यहाँ पर जिनवू से रिक्वेस्ट करता है। भाई जिनवू जो मन में सोच रहा था चलो ठीक है क्या होगा इसकी बात सुनकर देखते हैं। फिर वो लड़का उसे बताता है कि उसके पिता की जो कंपनी है वो अपना खुद का एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। उनका एक सपना है जिसके जरिए वह एक डंजन के ऊपर अपनी टीम को भेज सके और उसके जरिए अपनी अर्निंग कर सके। डंजन के अंदर काफी सारे माना क्रिस्टल और कीमती चीजें मिलती है जिसके जरिए काफी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। वहीं जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी जो बॉडी थी उससे कई सारे खतरनाक हथियार भी बनाए जाते हैं। एक डंजन जिससे काफी ज्यादा पैसा अर्निंग की जा सकती है और यही प्लान इन सबका होता है, जिन्हों के डैड का होता है और ये उनकी प्रॉफिट के लिए सब काम कर रहे थे। जिन्हों से बताता है कि गिल्ड बनाने के बाद वो एक ऐसे रैंक के हंटर को हायर करेंगे और उसके भाई को डिप्टी मास्टर बनाने का उनका प्लान है। अभी ये सब इनका प्लान था। ये पूरे देश में केवल ही 7 ही ऐसे रैंक के हंटर्स हैं, तो वह अब उसके जरिए उनका एक हायर करने के लिए उनके लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है। जिन्हों उसे बताता है कि केवल एक ही है जिसने किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया, जिसका नाम विन जुन है, वह रिटायर हो चुका है। जिन्हा के सारे इंटेंशन यानी उसके मकसद को समझ जाता है कि कैसे वो अपने पिता की कंपनी के लिए सब कर रहा है और उनका गिल्ड बन सके, वे लोग काफी कमाई कर सके। जिन्हू जो कि एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है, जो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है जिन्हू की हेल्प से। यही कारण है कि उसे जिन्हू की हेल्प की जरूरत है।
जिन्हा जो कि अपने साथ एक ऑफर लेकर आया था, वह यहाँ पर 30 बिलियन येन का ऑफर देता है जिनवू को। वो जिनवू को कहता है कि बस तुम मेरे साथ 19 बार 19 डंजन में चले जाओ, ये सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। पर जिनवू जो मन में सोच रहा था कि यार जो उसकी एबिलिटी है वह अब लगातार बढ़ती जा रही है, वह लगातार लेवल अप हो सकता है, और अगर उस बारे में किसी को भी पता चल गया कि कैसे वह कंटिन्यूअसली लेवल अप कर रहा है लगातार, जो कि ना इम्पॉसिबल की तरह है, नामुमकिन की तरह, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। वहीं अपनी पावर्स को लगातार बढ़ाता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जहां वह खुद ही एक एस रैंक का हंटर बन सकता है, जहां पर 30 बिलियन येन से भी ज्यादा कई सारे अमाउंट कमा सकता है। यही कारण था कि जिनवू इस ऑफर के लिए साफ मना कर देता है और वो उठकर जाने ही वाला था। जिनवू उठकर जाने वाला था तभी जिन्हा अजीब तरीके से जिनवू को एक ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट है ना, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे जिंदगी भर बचा कर रखूंगा, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। यानी कि इनडायरेक्टली ये उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर जिनवू उसका साथ नहीं देगा तो वो ये सीक्रेट सबको बता देगा, और अगर वह जिनवू उसका साथ देगा तो वह हो सकता है कि ये सीक्रेट वह किसी को भी ना बताए। अब जिनवू यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता, वह इसे इग्नोर करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगशुंग को, जहाँ पर डोंगशुंग का जो बड़ा भाई था वह हमने देखा था लास्ट एपिसोड के एंड में, इसे देखा था, जिसका नाम डोनसुक था। उसने अपने असिस्टेंट से उन दोनों लड़कों की रिपोर्ट मंगाई हुई थी जो कि जिंदा बचे थे उस डंजन में से, और वह उनसे पूछता है कि अगर किसी और कंट्री में जाकर अगर मैं किसी का मर्डर करूं, अपने असिस्टेंट से पूछता है तो क्या होगा। असिस्टेंट उसे बताती कि उस कंट्री के लॉ के हिसाब से तुम्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो उस हिसाब से अगर चीजें होती है तो थोड़ा नेगोशिएशन हो सकता है और तुम्हें कम सालों की सजा हो सकती है। हमें पता चलता है डोंगशुंग जहाँ पर इन दोनों लड़कों की प्रोफाइल देखता है कि कैसे ये तो नाजुक से हंटर है, डी रैंक के और ई रैंक के, तो अब क्यों ना मैं इसकी पिटाई कर दूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब शायद जिनवू के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा करने वाला आदमी आ चुका था, जो कि उसका खतरनाक एनिमी होने वाला है। वहीं जिनवू जेना के साथ एक पार्क में जाता है जहाँ पर ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। जिनवू यहाँ पर जिन्हा से उसकी ओपिनियन पूछता है कि क्या हो अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन येन होते तो तुम उसका क्या करती। जिन्हा यहाँ पर सोच ही नहीं पा रही थी कि इतने सारे पैसे, उसे कहते कि मेरी माँ की मेडिकल बिल देती और फिर कॉलेज की फीस और बाकी पैसे बचा कर रख लेती। वहीं जिनवू जो रनिंग करना शुरू कर देता है, तभी वो सोचता है कि जो उसका ये डेली क्वेस्ट था वो खत्म हो चुका है और उसकी रनिंग जो कि 10 की जगह 11 किलोमीटर हो चुकी है, यानी कि उसने एक्स्ट्रा रनिंग करी है। फिर वह सोचता है कि अब मेरी लिमिट एक्सीड हो रही लगातार, और जब वह पुशअप मारता है तो ऐसा ही हो रहा था। वो नोटिस कर रहा था कि जो उसकी लिमिट थी उस लिमिट का डबल कर लिया था उसने, और ऐसा करने पर उसे दोबारा से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फुल रिकवरी, एबिलिटी पॉइंट +10, और इसके अलावा कई सारे लूट बॉक्स और कज रैंडम लूट स्पॉट जैसे ऑप्शन मिलते हैं। और इस पर वह ब्रश वाला चूज करता है तो इस ब्रश लूट बॉक्स के अंदर एक की उसे मिलती है, जो कि एक डंजन में एंटर करने की थी, जो कि डेरेसिन टावर का नीचे वाला डंजन था, जिसका इनाम होने वाला था एलिक्सर ऑफ लाइफ, और शायद इसकी हेल्प से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था इजीली। ये काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है और इसे देखकर जिनवू काफी ज्यादा खुश था, उसे एक होप नजर आ रही थी। फिर हम देखते हैं जिनवू की मॉम को, जहाँ पर वो उसके पास था। वो सोचता है कि अगर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाएगा तो हो सकता है वो उसकी हेल्प से अपनी माँ को अब ठीक कर पाए पूरी तरीके से। वहीं जहाँ पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि जिनवू की माँ को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, और ये एक आखिरी मौका जिनवू के साथ हो सकता है जहाँ पर वो अपनी माँ को ठीक कर पाए। तो वह उस डंजन में पहुंच जाता है और चाबी को बाहर निकालता है, तभी गेट ओपन होता है रेजिंग टावर के नीचे, जो कि गेट काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। इसकी एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि कोई भी इसके सामने टिक नहीं पा सकता था। अब वह यहाँ पर इतना खतरनाक जिनको सोचता है कि कैसे जो जेजू आइलैंड में इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर एस रैंक के ऊपर सारी की सारी मैजिक बीस्ट भारी पड़ चुके थे, ये उससे भी खतरनाक डंजन होने वाला है। पर जैसे तैसे जिनवू हौसला बढ़ाते हुए इस डंजन के अंदर जाता है। यहाँ पर उसके पास जो टेलीपोर्टेशन स्टोन है, जिसके जरिए वह सीधे ही डंजन से बाहर आ सकता है, यानी कि कोई भी दिक्कत होती है वह टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके कभी भी इस डंजन से बाहर भाग सकता है, और ये उसके पास एक अच्छा रास्ता है बचने का। अब वह उस डंजन के अंदर जाता है और वह सोच रहा था कि क्या इस डंजन के बीच से फाइट कर पाएगा, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट बाहर आ जाता है। इस बीस्ट का नाम होता है सर्वरस, और यानी कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है जिनवू से। अब ऑब्वियसली जिनवू को जितना ताकतवर बनना था और उसे पावरफुल बनने के लिए उसे फाइट करना पड़ता है। वो अपनी डैश स्किल का यूज करता है और लगातार उस सर्वरस के ऊपर बार बार अटैक करता है, पर हमें पता चलता है कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वहीं जिनवू
जो कि अपना मर्डर इंटेंट वाला स्किल ऑन करता है, जिसके जरिए उसने डोंसुकी गैंग को मारा था, वहां पर उसे स्किल मिली थी। पर इस बीस्ट के ऊपर तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। एक ही अटैक के बाद जिनवू की जो 30% हेल्थ थी वह गायब हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी, यानी जिनवू शायद यहाँ पर हार जाने वाला था। वह बार बार बचते बचाते वी सर्वरस से फाइट करता है, पर सर्वरस भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह जिनवू को उठाकर पटकता है। जिनवू की हेल्थ अब 50% तक बची हुई थी। फिर वह अपनी फुल रिकवरी का यूज करता है। इसके पास एक यही ऑप्शन होता है और जैसे ही देखते देखते वह सर्वरस की आंखों पर अपनी डैगर से अटैक कर देता है, पर के ऊपर कोई भी अटैक पड़ ही नहीं रहा था। और नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि कैसे इस जो बीस्ट है उसे पेन महसूस नहीं होने वाला, ये बीस्ट की स्किल है। सर्वरस की अटैक इतने खतरनाक और ताकतवर हो रहे थे कि जिनवू की जो हेल्थ थी वह लगातार दमादम से गिर रही थी। वो धूल जैसे उड़ाता है और वहां पर छुप जाता है, और वह देख पा रहा था कि बार बार उसके सामने नोटिफिकेशन आ रही थी, यानी कि सिस्टम का ये बिल्कुल भी नहीं चाहना है कि जिनवू की यहाँ पर मौत हो जाए। और ये बिल्कुल भी नॉर्मल सी री अवेकनिंग की तरह नहीं है, यानी कि यहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है, मौत हो सकती है, उसकी काफी कम है। उसे बताया जाता है कि जो सर्वरस है इसका रेड स्टेटस केवल 3 मिनट ही रहने वाला है, उसके बाद वह नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। यानी हो सकता है कि जिनवू उसके बाद उसके ऊपर अटैक करके उसे मार पाए। अब जिनवू यहाँ पर अपना जो टेलीपोर्टेशन स्टोन को बाहर निकालता है, हो सकता है 3 मिनट तक वो यहाँ पर टिक ना पाए, इसलिए वह उसकी हेल्थ से यहाँ पर वापस जाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सर्वरस आ जाता है जिसने उसे ढूंढ लिया था। फिर वह उसे उठाकर फेंक देता है और जिनवू का जो टेलीपोर्टेशन स्टोन था वह वहीं पर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू जो कि भागता है और एक दूसरी जगह पर कवर लेकर छुपने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पर उसके पास केवल 10% ही उसकी हेल्थ बची हुई थी, यानी कि अब यहाँ पर वह एक भी बार को सहन नहीं कर सकता है, और अगर उसे एक भी हिट लगता है तो यहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी। तभी उसे एक शॉप में डिवाइन हीलिंग पोशन नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है। ये जो पोशन है जो कि उसके अलग अलग गोल्ड कॉइन के जरिए खरीद सकते थे, जिसकी रेंज दिखाई जाती है 300 गोल्ड कॉइन, जहां पर वह इस पोशन को बाय कर सकता है, जो कि उसके 100 पॉइंट्स को बढ़ा सकता है, उसके हेल्थ को हील कर सकता है। पर शायद यहाँ पर उसका ये फायदा नहीं होगा, और अब उसे इस टीम को मारने के लिए उसे जो एक वेनम ग्लीड मिला था, जो कि ए रैंक के एक्विजिशन करने के लिए एक पॉइजन की तरह था, जिसे पीने के बाद जिनवू की ताकत 20% बढ़ सकती थी, पर उसकी जो फिजिकल बॉडी मसल डैमेज बहुत ज्यादा होता, यानी 35% तक होने वाला था, जो कि एक काफी खतरनाक पॉइजन, मतलब काफी खतरनाक डिसीजन होने वाला था। तभी जिनवू को याद आता है कि कैसे जब वह ड्रिंक कर रहा था, अल्कोहल को अपनी बॉडी में हील कर रहा था, तब उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, यानी कि कोई भी जहर उसकी बॉडी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, यानी कि उसकी जो 35% मसल डैमेज है वो उसे शायद ना होने वाला हो, और वह एक बार इस चीज का फायदा उठा सकता है, चांस ले सकता है, और उसे लेना ही होगा। फिर वह उस बैनर को पी जाता है और वह फिर से सर्वरस से फाइट करने के लिए उसके सामने जाता है, और फिर अब 3 मिनट पूरे हो चुके थे, जहां पर अब वो उसे समझ आता है कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब 3 मिनट होने के बाद वह लगातार सर्वरस पर काफी खतरनाक अटैक करने का ट्राई करता है, पर सर्वरस अभी भी ताकतवर था। वह जिनवू की भी पिटाई कर देता है और उसे बीच से फाड़ देता है, पर जैसे तैसे जिनवू यहाँ पर हार नहीं मानता। वह सर्वरस की आइस पर अटैक करता है कई बार और वह उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं इस तरीके से बार बार करने पर सर्वरस मर जाता है। वहीं जिनवू का लेवल अप हो जाता है, जहाँ पर जिनवू कई गुना घायल हो चुका था, पर धीरे धीरे उसकी चोट भर जाती है और जिनवू को यहाँ पर अच्छा लगता है, चैन की सांस लेता है कि वह यहाँ पर बच गया। तभी जिनवू को एक और की नजर आती है, जिसकी कासल डोर की होती है और उसकी एबिलिटी बढ़ चुकी थी। यहाँ पर उसे कई सारे स्पेशल आइटम भी मिलते हैं, जो कि एक एलेक्सर ऑफ लाइफ था, लेकिन यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात थी। नोटिफिकेशन उसे बताया था कि दरअसल एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने का फॉर्मूला उसे यहाँ पर असल में मिला था, जिसके लिए उसे 3 चीजों की जरूरत होने वाली थी, और ये सारी चीजें डीमन कासल में ही मिलेगी, जिसकी चाबी हमारे जिनवू को मिल चुकी है। जिनवू को यहाँ पता चलता है कि दरअसल इस जंजन से वह अभी तक उसका असल में नहीं जा सकता, क्योंकि वह अभी काफी गुना घायल हो चुका है। उसे थोड़ा हील होने के लिए टाइम की जरूरत है, इसलिए वह डिसीजन लेता है कि वो बाद में जाएगा। और इसी के साथ, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है कि क्या जिनवू उस डंजन में जाएगा और क्या वह एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाकर अपनी माँ को ठीक कर पाएगा। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो अच्छा लगा प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।